चलिए आज का सेशन में देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में देखिए आप लोग के परिवार प्रज्ञा कैंपस वालों का स्वागत है और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना शेयर न भूलें और कुछ सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्रिया प्रतिक्रिया दें। देखिए राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय के प्रकार, राष्ट्रीय आय के क्या क्या प्रकार होते हैं उनके देखेंगे, फिर गणना करने की विधि को देखेंगे, कौन कौन सी गणना करने की विधि आती है, ये सब आपको राष्ट्रीय आय की देखना। राष्ट्रीय आय क्या होती है अभी पिछले में बताए हैं वीडियो में, देखेंगे तो उसमें है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में अब इसके प्रकार देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इस राष्ट्रीय आय के देखिए प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसमें होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद हो गया पहला, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दूसरा जीएनपी कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पर सिटीजन इनकम ना, प्रति व्यक्ति आय है तीसरा। तो राष्ट्रीय आय के तीन प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई। इन उत्पादों को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर गणना विधि भी है इसका, देख लें तो गणना तीन विधि से इसकी गणना की जाती है। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय की गणना की जा सकती है, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने की तीनों विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारत में राष्ट्र में आय की गणना तीनों विधि द्वारा होता है। तो राष्ट्रीय आय के प्रकार में देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक पूरा वित्तीय वर्ष बनाया जाता है ना, बजट परिषद, उसमें उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, कितना मौद्रिक मूल्य होता है, उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। दूसरा जो राष्ट्रीय आय के प्रकार है, तो उसमें देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का फुल फॉर्म। किसी देश के नागरिकों, अब यहाँ देखिए किसी देश के नागरिकों, अब पूरा देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी था वो बात है, किसी देश के नागरिकों, निवासी हो या गैर निवासी हो, उनको लिया जाएगा कि निवासियों द्वारा, किसी देश के नागरिकों, इसमें निवासी एवं गैर निवासी होंगे जो हमारे देश के होंगे और कोई जो यहाँ भी निवास नहीं किए, मतलब आए होंगे देश यहाँ पर, तो द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से यदि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा दिया जाता है तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें यदि देशवासियों द्वारा विदेशों में जो अर्जित, विदेश जाकर जो पैसा अर्जित किए हैं धन, उसको इसमें जोड़ दिया जाए, तो सकल घरेलू उत्पाद जो अपने सीमा के अंदर ही प्रोडक्ट जो अपने देश में होते हैं सब कुछ उत्पादित हैं उनको, तो उसमें यदि देशवासियों द्वारा अर्जित आय को जोड़ दिया जाए, हमारे यहाँ जो हमारे देश में है विदेशी लोग वो अर्जित किए हैं उनमें से घटा दिया जाए, तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है, उसकी आय फॉर्मूला तो ऐसे दिया रहता है, तो इसी तरह देखना से। तो आपने देखें शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, एनडीपी था शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी
तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP जो होती है बराबर बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP में से मूल ह्रास को घटाते हैं। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कब निकलती है? जब NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बराबर हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP माइनस मूल ह्रास। तो मूल ह्रास क्या होता है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर उसको उसमें से घटा दिया जाए तो मूल्य ह्रास आ जाता है, साधन लागत मूल्य है ना। इसी प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है NNP बराबर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, माइनस मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय उत्पाद वहाँ घरेलू उत्पाद है, बस माइनस मूल्य ह्रास दोनों में है। ठीक है, इसमें देखिए मूल्य ह्रास क्या होता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, माइनस निवल प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कहता है मूल ह्रास जो था तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के लिए NNP मूल ह्रास होता है NDP बराबर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। और जब राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर देखेंगे मूल्य ह्रास मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो जाता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। उसमें निवल अप्रत्यक्ष कर हटा देंगे तो आपको साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या मूल्य ह्रास निकल है। अब देखिए निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर मतलब सरकारी सहायता सब्सिडी, जो सरकारी सहायता मिलती है उसी सब्सिडी को निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो NNP ही राष्ट्रीय आय NI कहलाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP ही राष्ट्रीय आय NI कहलाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन भारत के राष्ट्रीय आय की गणना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय की गणना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। तो पहले क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी बनता है कि भारत के में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो पहले दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? 1868 में, 1868 में। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बता? वर्ष 1931 और 32 में BKRV राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। ये क्वेश्चन में है सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? तो BKRV राव के द्वारा, BKRV राव के द्वारा। कब किया गया? 1931-32 में। ठीक है, आजादी के बाद पूछिएगा आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम गठित समिति, आजादी के बाद जो राष्ट्रीय आय आकलन करने की जो एक समिति गठित की गई थी वो समिति राष्ट्रीय आय समिति 1949 थी, जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस द्वारा किया, जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस ने किया था। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला सर्वप्रथम जो गठित समिति थी उसका क्या नाम था? राष्ट्रीय आय समिति। कब गठित की गई थी? 1949 में, जिसकी अध्यक्षता कौन की थी? उसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। ठीक है, तो ये सब पूछने। फिर आप भारत की राष्ट्रीय गणना में ऐतिहासिक परिशिष्ट क्या क्या है तो इससे पूछते हैं इस तरह से। अब क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? NSSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की? 1950 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1950। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की तिथि बताइए? 2 मई 1951। तो केंद्रीय सांख्यिकी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2 मई 1951 को। और
वर्ष 2019 में एनएसएसओ प्लस सीएसओ को कब मिला दिया? 2019 में इनको कह दिया गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय हो गया। तो एनएसएसओ जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और सीएसओ जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन था इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। सॉरी, एनएसएस का 1950 में हुई थी और एनएससीओ का 1951 में। इन दोनों को मिलाकर अब एनएसओ कर दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, संगठन ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। देखिए आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 के 21 के समय सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा रहा। कौन रहा? राज्य गोवा रहा 20-21 के संदर्भ में। 2020-21 के संदर्भ, तो हम 22-21 में मतलब साहब बात करते हैं, तो 20-21 के संदर्भ में सबसे अधिक आय वाला राज्य पूछा जाएगा 2020-21 के समय, तो कौन था? राज्य गोवा था। आर्थिक समीक्षा कब हुई थी? 22-23 के अनुसार। ठीक, इस तरह से भारत के राष्ट्रीय आय की गणना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सबसे क्वेश्चन बनता है ना, ऐसे क्वेश्चन ना, क्योंकि अब ये पूछ सकता है कि कब एनएसएसओ प्लस सीएसओ को एनएसओ में क्या नाम दिया गया, ये पूछेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नया नाम दिया गया। अब कब इन सबको एक में विलय कर दिया गया? तो 2019 में, वर्ष 2000। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो इसकी गणना विधि क्या है? गणना विधि कौन कौन सी बताई गई थी? 3, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, 3 है। आय विधि देखिए, अच्छा, उत्पाद विधि के तहत गणना कैसे किया? सम्मिलित 3 क्षेत्र है। उत्पाद विधि द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना के सम्मिलित 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन है? प्राथमिक क्षेत्र बताया गया, द्वितीय क्षेत्र बताया गया, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में बताया गया कृषि एवं संबंध क्षेत्र होते हैं, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। और द्वितीय क्षेत्र में कौन? औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, निर्माण, विनिर्माण। तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है, बताया गया है आपको, बैंकिंग, व्यापार, व्यापार। अब देखिए आय विधि क्या होती है? उत्पाद विधि देख लिए, 3 क्षेत्रों द्वारा होता है। और आय विधि द्वारा, आय विधि देखिए, जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसको आय विधि कहते हैं। जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो क्या हो जाती है? आय विधि। उत्पाद प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रों के आधार पर आय की गणना की जाए तो उत्पाद विधि की जाती है। व्यय विधि देखिए, व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय या खर्च करता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है या व्यय करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है, क्योंकि इसी आय में से वो क्या करता है? खर्च करता। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट चलें आगे बढ़ें। देखिए सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की वह प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है। ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास की सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपने जरूरतों को पूरा करने क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है। इस तरह से सतत विकास का होता है कि भविष्य की जो पीढ़ियां की है उनकी जरूरतों को सतत विकास करते हैं। नेक्स्ट, सतत विकास के स्तंभ देखें तो सतत विकास के 3 स्तंभ बताए गए हैं, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। सतत विकास के 3 स्तंभ कौन कौन है? पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। परीक्षा की दृष्टि से देखिए, तो परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम भी उसे देखिए कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं। पहले वर्ष 1992 पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। तो पर्यावरण विकास पर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में प्रथम हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। तो इसे भी पूछ देता कि रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। कहाँ हुआ था? ब्राजील। रियो सम्मेलन या इसे पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया, तो ये नाम भी पूछ देता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखें। देखिए सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कब किया गया? 2002 में। तो इसे नहीं पूछेगा, इसे में देगा कि 2002 में विश्व शिखर सम्मेलन सतत विकास पर कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था।
जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल इंडेक्स को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास का लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यही पूछा जाएगा कि सतत विकास का लक्ष्य भारत सूचकांक जो है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा? तो नीति द्वारा आयोजित किया जाता, जारी किया जाता है सूचकांक। तो पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ? 2015 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रावधान किया गया। तो पेरिस में जो जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, उसी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA के गठन का प्रावधान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखें, जैसे कुछ मिलते हैं। तो देखें, वहनीयता, सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग, वहनीयता या सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 में हैंस कॉलरेटिस द्वारा किया गया। शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 में हैंस कॉलरेटिस द्वारा किया गया। वर्ष 1968 में जीव वैज्ञानिक पॉल आर एलिस, जीव वैज्ञानिक जो थे पॉल और इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन ऑफ बम का प्रकाशन हुआ, जिसमें जनसंख्या संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। 1968 में जीव वैज्ञानिक जो पॉल आर एलिच की पुस्तक थी द पॉपुलेशन ऑफ बम, जिसमें जनसंख्या संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। वर्ष 1962 में सर्वप्रथम रचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इस अवधारणा से अवगत कराया। तो सतत विकास से यह अवधारणा से अवगत किसने कराया? तो 1962 में रचेल कार्सन ने, जिनकी पुस्तक का नाम साइलेंट स्प्रिंग। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में, स्वीडन, स्टॉकहोम। पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में। वर्ष 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण की स्थापना हुई। इसमें देखिए 1983 में ग्रो हॉर्लेम ब्रुटलैंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण विकास आयोग WCED की स्थापना की गई। वर्ष 1983 में गठित ब्रुटलैंड आयोग द्वारा वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जारी की गई 1983 में। 1987 में प्रस्तुत ब्रुटलैंड रिपोर्ट में ही सतत विकास शब्द को पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया, और इसी रिपोर्ट से ही सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल हुई। 1992 में पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। 1992 सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। तो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा जो था वर्ष 2015 संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया, ये वाला था। कब तक? 2030 तक। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 था, जारी 3 जून 2021 को हुआ और जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। किसने जारी किया? तो नीति आयोग द्वारा। कब किया गया? 3 जून 2021 को। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन थे? तो केरल था, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। गोवा, कर्नाटक, तो पहले थे केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। केरल जितने नीचे उतना हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे लिख लीजिए, केरल तीसरे पर है, तमिलनाडु फिर नीचे आ जाइए, फिर आंध्र प्रदेश जाइए, फिर इधर गोवा घूमते हुए, फिर आइए गोवा घूमिए, कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। अंतिम 3 राज्य में आ जाएंगे, वही बिहार, झारखंड, असम। तृतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बस 3 याद रखिए, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। अंतिम से 3 राज्य हैं, सबसे कम 28 बिहार है, 27 झारखंड है, 26 असम है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक, यदि पसंद आती तो लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत।